This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And in today's class, we are focusing on IELTS Academic Reading, Book 15, Passage 1. हर दफा की तरह आज थर्सडे है, और थर्सडे को जो है सर आपको पता है कि आपके साथ पैसेज 1 डिस्कस करते हैं, फ्राइडे को पैसेज 2 और सैटरडे को पैसेज 3। आप चाहे तो स्क्रीन को खुद से भी 2 उंगलियां रखकर अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को आप देखिए, बड़ा करिए, तो आप इजीली इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। और आज आपके सामने पोर्ट्रेट में है, तो आपको शायद थोड़ा सा आपकी आंखों को सुकून मिल जाए, मजा आए आपको इस स्क्रीन को देखकर, और पढ़ने में भी आज ज्यादा आसानी से आप जवाब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आज आपके पास पैसेज 1 है। और अच्छा, इस स्क्रीन से एक और फायदा भी हुआ है। मैंने जब इसको बना रहा था तो कुछ चीजें जो मैं समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, आज के सेशन में आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएंगी। अच्छा, अब ये देखें आप गौर से, अगर आप इसको देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अमूमन देखें ऐसा ही होता है, पहले 1 to 4 का जवाब मिलेगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो इसके जो आगे जवाबात हमारे पास है इसके, वो 5 to 7 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। अब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन कहाँ मिलेंगे? फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमारे पास फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मजीद फिल इन द ब्लैंक्स, और आगे चलते हैं मजीद फिल इन द ब्लैंक्स। पैसेज 1 में 1 से लेकर 13 तक आपको जवाब देने होते हैं, लेकिन पेपर आसान लग रहा है, ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स है। और ये भी देखा जाए अगर कि आपके पास ज्यादातर जो है, ज्यादातर ज्यादातर सिर्फ 3 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आए हैं, तो ये तो हलवा हो गया पेपर आपका। अल्लाह करे, दुआ करते हैं कि ऐसा ही पेपर आपके पास आए, आमीन। चलिए, मैंने तमाम स्टूडेंट्स को मैसेज भेज दिया है ना। आई ऑब्जर्व academic reading, academic academic reading. Yes, I have forwarded all the messages. चले, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। टाइम नोट कर लीजिए, 9:11 हुए हैं, और 9:11 के ऊपर ये सवाल मुझे लगता है 12 मिनट का है, नॉट मोर देन दिस। आइए, सबसे पहले क्या लिखा है? द नटमेग ट्री एंड फ्रूट। यहां लिखा है द लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप। अगर आप शेप की एनालॉजी लेकर आए, और यहां लिखा हुआ है लीव्स, अपनी आंखों को खोलिए और देखिए क्या यहां पर आपको कहीं लीव्स का वर्ड नजर आ रहा है? और से देखिए, माशाल्लाह, जैसे ही आपको लीव्स मिला, आपको उसके साथ शेप भी दिख जाएगा। लीव्स के साथ देखिए आपको शेप भी नजर आ रहा है। वेरी गुड दुआ। बाकी लोग? मिसबा वेरी गुड। इसमें अलीना शेप क्या है? अलीना शेप चाहिए, शेप। द ट्री आर डैश इन शेप। रेमिशा वेरी गुड। अस्तगफिरुल्लाह। डार्क ग्रीन ओवल लीव्स। बेल शेप फ्लावर्स है, लीव्स नहीं है। हाय अल्लाह, इतने आगे क्यों हमने लीव्स का शेप बताना है, आप बेल पे पहुंच गई, वो तो फ्लावर्स है। योर आंसर इज ओवल। द डैश सराउंड्स द फ्रूट। अब देखें, यहां पर वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। थोड़ा सा आगे जाइए और देखिए यहां पर कहीं पर ऐसा कुछ है, किस चीज ने इसको सराउंड किया हुआ है? द फ्रूट इज इनकेस्ड इन अ फ्लैशी हस्क। इनकेस्ड का मतलब क्या होता है?
surrounds. तो the dash surrounds the fruit. वेरी गुड। एक वर्ड लिखने की इजाजत है, तो आप क्या लिखेंगे? हस्क या फ्लैशी? हस्क। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Husk surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe. The dash is used to produce nutmeg. अब वो कौन सी चीज है जिससे nutmeg प्रोड्यूस किया जाती है? आइए, फिर वो कहता है inside is a purple brown shiny seed. अब इस सीड के बारे में बता रही है। 2-3 centimeter long by about 2 centimeter across, surrounded by a lacy red or crimson covering called aril. These are the two sources of spices. Nutmeg is used to produce spice nutmeg. अब क्या इसकी सोर्स क्या है? इसकी सोर्स क्या है? एक्सीलेंट आंसर दुआ। इसकी सोर्स क्या है? नो बेटा, वो तो कवरिंग है। ये तो कवरिंग है। कहते हैं कवरिंग कॉल्ड एरल, लेकिन उस किस चीज की कवरिंग है ये? सराउंडेड बाय अ लेसी और क्रिम्सन कवरिंग कॉल्ड एन एरल। किस चीज की कवरिंग है ये? एक्सीलेंट आंसर मुजल्फा। फायजा वेरी गुड। सीड। योर सीड इज यूज्ड, सीड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पाइस नटमेग। और आगे देखिए कहता है द कवरिंग नोन एज एरल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस। और अब इस कवरिंग से क्या प्रोड्यूस होता है? वो कहती है these are the two sources of the are the two sources of two spices, nutmeg and mace. बताइए। The covering known as aril is used to produce, इससे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सोर्सेज ऑफ टू स्पाइसेस। एक नटमैग है तो दूसरी क्या है? मेस। 4 नंबर आपने ले लिए। फिलिंदा ब्लैंक्स में अगर गलती करोगे तो डूब मरने का मुकाम है। अच्छा, अब देखो, आज मैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के बारे में बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब भी आपके पेपर में ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आते हैं, देखो उसके अंदर जो अल्फाज होते हैं ना, वो आपको आपके जवाब के करीब लेकर जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2-3 बातें लिखी है, एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा और एक नॉट गिवन होगा फॉर श्योर, ये बात कंफर्म है। अगर मैं बात करता हूँ इन द मिडिल एज, तो अब देखो तुम्हें कहीं पर मिडिल एज नजर आ रहा है? तुम्हें सबसे पहले पेपर के अंदर मिडिल एज को ढूंढना है। तो तुमने कहा सर मिडिल एज यहाँ पर मुझे दिखा, वो टॉप के ऊपर सर, मिडिल एज। ठीक है बेटा, मिडिल एज वो टॉप के ऊपर दिख। अब यहाँ पर अब तुम अपना स्टेटमेंट पढ़ो। इन द मिडिल एज मोस्ट यूरोपियंस न्यू, बहुत से यूरोपियंस जानते थे कि नटमेग कहाँ पर उगाई जाती है। आइए, एंड वॉज यूज्ड एज अ फ्लावरिंग and preservative agent. Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. They sold nutmeg to high prices to merchants based in Venice, but they never revealed the exact location of the source for this extremely valuable commodity. बताइए, क्या यूरोपियंस जानते थे कि कहाँ उगाई जाती है? They never revealed the exact location of the source. आ गई बात समझ? बहुत ही, अगर ये बात नहीं समझ आई तो लिख दीजिए चैट में, नहीं समझ आई तो मैं आपको शिफ्ट कर दूंगा लैंग्वेज की क्लास में। क्योंकि अगर ये जुमला नहीं समझ आ रहा तो फिर क्या समझ आएगा? दे नेवर
revealed the exact location. कौन? दे बोले तो अरब्स। यहां पर लिखा हुआ है ज्यादातर यूरोपियन जानते थे कि ये कहाँ उगाई जाती है, तो आपका जवाब हो गया फॉल्स। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब वीओसी, और यहां पर लिखा है फॉलोइंग द ट्रेटी ऑफ ब्रेडा द डच हैड कंट्रोल ऑफ ऑल द आइलैंड वेयर नटमेग ग्रीव। अब यहां पर देखिए वीओसी ये रहा। अब आप वीओसी को पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ लीजिए। द वीओसी वॉज द फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी, और नीचे लिखा हुआ ये बेंडा आइलैंड्स हैड कंट्रोल ऑफ ऑल द आइलैंड्स वेयर नटमेग ग्रीव। आपको देखिए इसमें कहीं कंट्रोल का वर्ड नजर आ रहा है? जो भी आप पहले पढ़ना चाहे आपकी मर्जी है। देखिए, कहते हैं द डच arrived and took over. Once securely in the control of Venda, the Dutch went to work protecting their new investment. They concentrated all nutmeg production into a few easily guarded areas. Guarded areas. We unrooting and destroying any tree outside the planting zone. क्या डच ने सारा कंट्रोल संभाल लिया था जहां पर नटमेग उगाई जा रही थी? द डच हैड कंट्रोल ऑल द आइलैंड वेयर नटमेग ग्रीव। बताइए, ट्रू या नॉट गिवन? क्योंकि अब आपको एक तो ट्रू होगा और एक नॉट गिवन होगा। अगर 7 का जवाब आपने ट्रू लिख दिया, अच्छा देखो ट्रू लिखा हुआ है और यस और नो नहीं देना आपने, ट्रू बताओ 6 का जवाब क्या दोगे? 6 का जवाब क्या होगा? आंखें बंद करके नॉट गिवन। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अच्छा, आप देखो फिर दोबारा मिडिल एज लिखा हुआ है, तो मिडिल एज पर ही जाना पड़ेगा आपको। ये रहा मिडिल एज। नटमेग्स वॉज ब्रॉट टू यूरोप बाय। बताइएगा यूरोप में ये कौन लेकर आया था? पढ़िए ऊपर मिडिल एज, दूसरी लाइन। एक्सेलेंट आंसर है, बस छा गए भैया। अरब वर्स द एक्सक्लूसिव इम्पोर्टर्स, तो नट वॉज ब्रॉट टू यूरोप बाय, और यूरोप में ये लेकर कौन आया था? अरब्स लेकर आए। लिखे ना, अरब्स स्पाइस टू यूरोप। कौन लेकर आए? एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इम्पोर्टर्स ऑफ द स्पाइस टू यूरोप। अच्छा आगे चलिए। कहता है डिमांड ऑफ द नटमेग ग्रीव एज इट वाज बिलीव टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज नोन एज। आंखें खोलकर देखो कहीं पर इसी के आगे तुम्हें कोई डिजीज का जिक्र नजर आ रहा है? आंखें खोल कर देखो कहीं तुम्हें कोई डिजीज नजर आ रहा है? इधर देखो, डिजीज। एक्सीलेंट आंसर है बस। कोई देखो डिजीज, ये ना डिजीज का वर्ड। अब कौन सा डिजीज है? आगे पीछे दो पढ़ो। वेरी गुड मिसबा, वेरी गुड खदीजा। इसी के ऊपर वाली लाइन में यूरोपियंस वर डाइंग ऑफ प्लॉग, टाउन की बीमारी जिसे आप लोग कहते थे ना, नोन एज PLAGUE। आगे चलिए। द डिमांड्स द डच, अभी ये पढ़ा था आपने। टुक कंट्रोल्स, ये भी पढ़ा था। रिस्ट्रिक्टेड अमंग प्रोडक्शन फ्यू एरियाज फ्यू। अब इन्होंने किया क्या था? इन्होंने कुछ क्या किया? पुट डैश और नटमेग। नटमेग के ऊपर इन्होंने ऐसा क्या डाल दिया था कि कहीं पर भी इसकी काश्त मुमकिन नहीं थी? देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। द डच punished, restricted nutmeg to few areas। लिखा हुआ protecting new investment, growing anyone caught growing without in addition।
all exported nutmeg was covered with lime to make sure that there was no chance to a fertile seed. Put dash on nutmeg. इन्होंने क्या डाल दिया था नटमैग के ऊपर? एक्सलेंट आंसर मिसबा. पुट नटमैग covered with lime. फिर कहते हैं फाइनली ऑब्टेन द आइलैंड ऑफ डैश फ्रॉम द ब्रिटिश. ब्रिटिश का वर्ड नजर आ रहा है, ये देखिए. ब्रिटिश. ब्रिटिश. ब्रिटिश से इन्होंने कौन सा लैंड हासिल कर लिया? और से पढ़ना है. उस याद रखिएगा, कभी भी कोई नाम होता है ना, वो कैपिटल से लिखा जाता है. जैसे डच है, बेंडा है. और देखिए कोई और कैपिटल से नजर आ रहा है आपको? British finally obtained the island of, very good Khadija, finally obtained the island of Dash from the British. इन्होंने कौन सा was under the control of the British? तो क्या था? देखिए, one of the Banda Islands, a silver of land called Run, only 3 kilometers long by less than 1 kilometer wide, was under the control of the British after decades of fighting for control of this tiny island. The Dutch and British arrived at compromise settlement, the Tredibenda. ठीक है ना? So your answer is called Run. अब ये रन है, अब उन्होंने नाम भी ऐसा रखा है, कोई बच्चा कहता है कि ये क्या हो सकता है भाई. रन तो का मतलब भागना है, लेकिन वो उसका नाम है. अच्छा जी, उसके बाद देखिए 1770. उड़ते हुए जाइएगा. 1770. नटमैग वॉज सीक्रेटली टेकन टू. अब कोई चीज अगर आप जहाज में जा रहे हैं और कोई चीज आप सीक्रेटली ले जाइए एक जगह से दूसरी जगह, तो बताइए उसको क्या कहा जाता है? बगैर देखे बता दीजिए कि कोई चीज आप सीक्रेटली एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए, तो बताइए उसको क्या कहा जाता है? आ, याद आ रहा है कुछ? आप छुपा करके कोई चीज लेके जा रहे हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं? सीक्रेटली यू आर टेकिंग समथिंग अवे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्मगलिंग. अब ऊपर देखिएगा कहीं पर स्मगल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है. 1770. 1770. देखिए पहली ही लाइन में स्मगल्ड का वर्ड इस्तेमाल हो गया. तो स्मगल्ड का मतलब होता है सीक्रेटली टेकन. नटमैग प्लांट्स टू कहां पर लेके गए ये लोग? टेकन टू, लोकेशन बताइए. टेकन टू मोरेशियस. हाफ ऑफ द बेंडा नटमैग वर डिस्ट्रॉयड. आगे देखें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये तबाह हो गया? देखिए आगे कोई डिस्ट्रॉयड का वर्ड नजर आ रहा है? डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड. A volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami that wiped out half of the nutmeg groups. किस चीज ने? Destroyed by a tsunami. Destroyed by a tsunami. आ गई बात समझ? चलिए आगे चलते हैं. अच्छा अब क्या है सर? अच्छा आप पहले सवाल देख लें. सवाल आपके पास है क्या? ये देखो वही सवाल आया जो आपके पास जर्नल वालों का सेक्शन 1 में आता है. आपके पास कितने पैराग्राफ से? A B C D E F G. और नीचे आपको 6 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है ढूंढिए कहां पर है ये.
अच्छा, इसका कोई दूसरा सवाल भी होगा, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। किस्मत अच्छी है आपकी, आपको क्या मिला? फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप मेरी जगह पर होते तो पहले क्या करते? अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते? फिल इन द ब्लैंक्स, पक्की बात है। बिल्कुल, क्योंकि ये जैकपॉट है। मैं हमेशा वर्ड बोलता हूँ ना, जैकपॉट। जब जैकपॉट लग रहा है तो उसको लगाओ, और इसमें किसी के नंबर कटने नहीं चाहिए। 3, 3, 6 और 7 नंबर आने चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। अब इस, अच्छा, इस पैराग्राफ को मैंने पकड़ा कैसे? मैंने ब्रिटिश रोड्स को अपने सारे पैराग्राफ्स में सर्च किया, और ब्रिटिश रोड्स मुझे कहाँ मिला? देखो, ये बदल नहीं सकता था, ये यहां मिल गया। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है, मेक इट मोर डिफिकल्ट इंट्रोड्यूस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर। तो आखिर में लिखा हुआ है डिफिकल्ट, दीज बैरियर्स डोंट मेक जस्ट हार्डर टू क्रॉस द रोड। कुछ मिल रहा है ना आपको, कुछ ऐसे ही वर्ड। मेक इट मोर डिफिकल्ट इंट्रोड्यूस फॉर्म दैट आर डैश। ठीक है ना, दैट आर डैश। तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जैकपॉट यहीं पर है, यहां से लेकर यहां तक आपको 7 नंबर मिल रहे हैं। अल्लाह करे पेपर में ऐसा आ जाए आपके। आज मैंने एक बच्ची का वॉइस नोट शेयर किया था आपसे, अभी उसका रिजल्ट आया है, तो बड़ी खुश थी वो। तो मैंने आपसे वॉइस नोट शेयर किया। आप देखें, स्पीकिंग का 1-to-1 सेशन आप लोग अवॉइड करते हैं। पेपर है ना आपका, मुल्क से बाहर जाना है ना, स्पीकिंग इम्प्रूव कर ले, वरना पछताएंगे आप लोग। आपका पैसा आपका जाया होगा, दिल हमारा दुखेगा। अगर आप पाबंदी के साथ एवरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे थोड़ा सा वक्त निकाल के 1-to-1 स्पीकिंग कर ले, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, रोजाना 10 मिनट बोलने की आदत डालें। आगे चलिए। कहता है, ब्रिटिश रोड्स इम्प्रूव द डैश ऑफ पेडिस्टेरियन। जाओ वहां पर, पेडिस्टेरियन को पकड़ो। इम्प्रूव क्या करूं मैं? दा को पकड़ो, पेडिस्टेरियन को पकड़ो, जवाब मिल जाएगा। वेरी गुड फायदा। फायदा तुम्हारे 7+ बैंड्स आने चाहिए, जिस तरह के तुम्हारे जवाब आते हैं, इंशाल्लाह आएंगे। पेडिस्टेरियन सेफ्टी देखे, मूव, इम्प्रूव द डैश ऑफ पेडिस्टेरियन। आपने पेडिस्टेरियन को पकड़ा और जवाब दे दिया, ये रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए, while ensuring the movement of dash is not movement of, इसी के आगे जाइए, preposition से दोस्ती आपको कभी धोखा नहीं देगी। मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ, एक्सेलेंट आंसर दूंगा। मूवमेंट ऑफ, फ्लो ऑफ, मूवमेंट ऑफ, फ्लो ऑफ ट्रैफिक is not disrupted. Pedestrians are led to access point and encouraged to cross one their progress, cross crossing into two, one for each carriageway, and encourage to cross one का मतलब each, one each dash at a time. One carriage way at a time. An unintended effect is to create psychological difficulties in the crossing the road, particularly for less dash people. Less covered किससे मैच करेंगे? Less covered, less covered किससे? Impacting those who are least, less, least, less, least, less mobile people. मोबाइल का मतलब जो कम लोग चलते फिरते हैं। Another result is that some people cross the road in a
डैश वे, आगे पढ़ के बताओ। इन अ डैश वे, and encouraging others to make dangerous crossing to get around the guardrails. कौन सा वे? वेरी गुड अहमद। Another result is that some people cross the road in a dangerous way. The guardrail separate, separate का आगे देखो, कहीं एक ऐसा वर्ड है जो जिसका मतलब सेपरेट होता हो। डैश से पहले वाले वर्ड के सिनोनिम पकड़ने पड़ते हैं। सेपरेट, द गार्ड रेल सेपरेट। वेरी गुड। गार्ड, डिवाइड, डिवाइड सेपरेट। कम्युनिटीज, कम्युनिटीज, कम्युनिटीज। उसके बाद देखिए ये आगे डिवाइड कम्युनिटीज, और फिर कहता है दैट आर, इंट्रोड्यूस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर एंड डिक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट दैट आर, ये बहुत कॉमन टेक्निक है इनकी, ये जो आपका जवाब होता है वो चिपका दिया जाता है उसी के साथ। ये कंपाउंड नाउन बनाकर दे दिया इन्होंने आपको, ट्रांसपोर्ट दैट आर हेल्दी, फिर इन्होंने अलग अलग कर दिया। सही है बेटा, चले आगे। मुबारक हो, खत्म हो गया सर। अरे अभी कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो आपने 7 नंबर का सवाल सॉल्व किया है। अब आपके पास सिर्फ ये रह गया है। क्या? अब आपको सिर्फ बताना है। अच्छा देखो, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग से बहुत मुख्तलिफ और ये ज्यादा आसान होता है, उसकी वजह समझना। अगर तुम्हारे पेपर में ये सवाल आ रहा है, मैंने देखा आजकल ये सेक्शन 3 में ज्यादातर आ रहा है। अगर आपके पास पेपर में ये सवाल आता है कि विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब आप देखिएगा। अच्छा सर, क्या ये हर पैराग्राफ के अंदर से कुछ ना कुछ मिलने वाला है? नहीं, जरूरी नहीं है। सर क्या एक लेटर एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, लिखा हुआ नहीं है। यानी कि हमारे पास पैराग्राफ की तादाद है ABCDEFG, 7 पैराग्राफ है, और आपके हमारे पास 6 स्टेटमेंट्स हैं। यानी कि कोई एक पैराग्राफ ऐसा हो सकता है सर जिसमें हमें कुछ ना मिले। जी बिल्कुल। चलिए, हम आपको इसकी टेक्निक सिखाते हैं। आइए। A reference to an appealing way of using dancing that the writer is not proposing. मैं अक्सर ये सवाल करता हूं आपसे, आज भी ये सवाल करता हूं, बताओ प्रोपोज का सिनोनिम क्या होता है? प्रोपोज का सिनोनिम बता दीजिए। प्रोपोज, वेरी गुड। प्रोपोज का सिनोनिम है सजेस्ट, लिख रहे हैं अपने पास। अच्छा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? इज नॉट प्रोपोजिंग, इज नॉट प्रोपोजिंग, याद रखिएगा। An example of contrast between past and present approaches to building. ठीक है। Mention of an objective of dance and engineering, डांस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, अब अगर आप हर स्टेटमेंट को देखें तो पहले स्टेटमेंट में इज नॉट प्रोपोजिंग डांस दैट द राइटर इज नॉट प्रोपोजिंग, फिर वो दूसरे उसमें बिल्डिंग्स की बात कर रहा है, तीसरे में डांस और इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, और फिर उसके बाद कर रहा है प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द क्लाइमेट। बिल्कुल चारों अलग बातें हैं। उसके बाद वाई सब मेजर इंटेंडेड टू हेल्प पीपल आर बीइंग रिवर्स्ड, आर बीइंग रिवर्स, क्या चीज? सब मेजर्स। और फिर रेफरेंस हाउ ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइव्स। अब आप गौर से हर पैराग्राफ को देखेंगे। आइए, जो छोटा सा पैराग्राफ है पहले उसको देखते हैं। आपने देखा डांस माइट होल्ड सम ऑफ द आंसर्स
दिस इज नॉट टू सजेस्ट एवरीवन शुड डांस देयर वे टू वर्क। दिस इज नॉट टू सजेस्ट, जवाब दे दो ना, दे दीजिए जवाब, दे दीजिए। हाँ भाई, लिख दे इसका जवाब। ऑप्शन बी किसके साथ जा रहा है आपने? द राइटर इज नॉट प्रोपोजिंग। कंफर्म? अच्छा, अब इसको मजीद पढ़ने की जरूरत है? कोई वजह है पढ़ने की? नहीं। अच्छा, अब अगर आप सिर्फ पहली लाइन पढ़िए, वेयर एज मिडीवल बिल्डर्स। जब आप बिल्डर्स की बात पढ़ती है, यहाँ बिल्डिंग डिजाइन्स पढ़ती है, तो अब आप मुझे बताइए आपका जहन किस वर्ड, कौन से स्टेटमेंट पर जा रहा है? सर ये वाली बिल्डिंग की बात कहाँ हुई? आपने देखा कि इसमें पढ़ना नहीं है, ये जो ये वाला होता है ना, मैचिंग इंफॉर्मेशन, ये बताइए ये बात कहाँ हुई है, ये ज्यादा आसान होती है एज कम्पेयर टू लिस्ट ऑफ हेडिंग। आपको सिर्फ मैचिंग करनी है। ठीक है, आइए सी। अब इसको अब मजीद पढ़ने की जरूरत है? मजीद पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात गौर से देखो और बताओ कि तुम्हें क्या चीज दिख रही है। क्या तुम्हें डांस और इंजीनियरिंग दिख रही है? क्या तुम्हें क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ दिख रहा है? तुम्हें मेजर से लेकर कुछ दिख रहा है? तुम्हें ह्यूमन लाइफ्स दिख रही है? मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। तुम्हें इसमें इस दो लाइंस को पढ़ के तुम किसके साथ जाओगे? चलो, अब हलवा कर दिया। देखता हूँ कितने लोग बात को समझ पाते हैं। एक्सेलेंट आंसर मिसबा, जबरदस्त दुआ। देखो, समझ आना चाहिए ना। वेरी गुड। ये डी तो है, लेकिन डी का जवाब बताइए ना खदीजा। डी गोज विद D1, D2, D3, D4, D5, D6। टू तो हो चुका है बेटा। D2 तो हो चुका है। B1, C2, डी का बताइए। बेटा, दे फेल्ड टू टेक इनटू अकाउंट द पर्पस बिल्ड स्ट्रीट कैफे could not operate in the hot sun। हॉट सन तुम्हें किस बात की तरफ लेकर जा रहा है? डांस एंड इंजीनियरिंग की तरफ लेकर जा रहा है, या क्लाइमेट, इग्नोरिंग द क्लाइमेट? उन्होंने सड़क के ऊपर कैफे तो बना दिए, लेकिन ये नहीं देखा, ये जहन में नहीं रखा कि जब सर्दी हुई गर्मी पड़ रही होगी यहाँ बैठेगा कौन? इग्नोरिंग द क्लाइमेट प्रॉब्लम्स, अनफॉर्सीन प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द क्लाइमेट। देखिए लिखा हुआ है ना, दे फेल टू टेक इनटू अकाउंट द पर्पस बिल्ड स्ट्रीट कैफे कुड नॉट ऑपरेट इन द हॉट सन विदाउट द प्रोटेक्टिव डैश कॉमन इन ओल्डर बिल्डिंग्स। आई बात समझ? अब आगे चलते हैं। ऑप्शन डी गोज विथ 4। D4। अब आपके पास ई है, एफ है और जी। अच्छा, गौर से देखिए, पढ़ना नहीं है, देखो पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं। अगर आप ई को देखते रहे तो देखिए आपको कौन कौन से वर्ड्स टकरा रहे हैं।
एक सेंटेंस पढ़िएगा और जवाब दीजिए। पहला सेंटेंस, मैं हमेशा पहला सेंटेंस पैराग्राफ का पढ़ता हूँ या आखिरी पढ़ता हूँ? कहते हैं एज अ रिजल्ट मैनी आर नाउ बीइंग रिमूव्ड। पैसिव वाइज लिखा हुआ है, देखो वहां पे भी तुम्हारे पास पैसिव लिखा हुआ है। वजह क्या है? कॉजिंग डिस्ट्रप्शन, कॉस्ट एंड वेस्ट। ये वाली बात कहाँ थी? देखो लिखा हुआ है वाई सब मेजर्स इंटेंड टू हेल्प पीपल आर बीइंग रिवर्स्ड एज अ रिजल्ट। As a result, many are now being removed, causing disruption, cost, and waste. ये जो मेजर्स इन्होंने लिए थे, इन्होंने कुछ बैरियर्स लगा दिए थे, गार्ड रेल्स लगा दी थी, और वो हटाई जा रही है। अच्छा, अब आप देखिए, तो ये क्या है बेटा? ये है गया ना, वाई सब मेजर्स इंटेंड टू हेल्प पीपल बीइंग रिवर्स्ड। अब आप पहली लाइन को पढ़िए, आपको पहला वर्ड क्या नजर आता है? देखिए, डांसर्स, फिर इंजीनियरिंग, फिर कोरियोग्राफी, फिर कोरियोग्राफर्स। किस तरफ जा रहे थे? डांसर, डांस, इंजीनियरिंग। पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने थ्री का क्या लगा दिया? थ्री का आपने क्या लगा दिया भाई? सर, डांस एंड इंजीनियरिंग गोज विद एफ। अच्छा, अब जी में देखिए, जी के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? क्या चीज नजर आ रही है? कहीं पर ह्यूमन लाइफ है, क्योंकि एक बच्चा है ना ह्यूमन लाइफ वाला। कोई ऐसी बात है जिससे आप कहते हैं सर इसका ताल्लुक ह्यूमन लाइफ से है? हाँ भाई, देखिए इसके अंदर आपको कोई ऐसी बात नजर आ रही है जिसमें आपको ह्यूमन लाइफ नजर आ रही है? नहीं आ रही? चलो, आपने ए को छोड़ा था, एक दफा ए को देखिए, पहली लाइन पढ़िए, सिर्फ सिर्फ पहली लाइन को पढ़िए और अपना जवाब कंफर्म कीजिए। द वे वी ट्रेवल around cities has a major effect, impact, impact ही लिखा हुआ है, on on मिला कहीं पर? ह्यूमन लाइफ। Transportation is estimated to account for 30% of energy consumption in the most, lowering need for energy using vehicle, आगे चलिए, for decreasing the environmental impact of mobility. But as far as more people move to cities, it is important to think about other kinds of sustainable travel. The way we travel affect our physical, mental, our social lives, our access to work, and the air we breathe. जवाब मिल गया? Reference to how transport has an impact on human lives. Got it? चले आगे। खत्म? जी बिल्कुल खत्म। अब आपके पास अगला पैसेज। इसमें क्या करना है सर? इसमें आपके पास सबसे पहले ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप मेरी जगह होते तो पहले क्या करते? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 1930s, तो 1930s ये रहा, 1930s।
1930s। देखिए 1930s। Moore is urged to offer his dash and leave the Royal College। देखिएगा, रॉयल कॉलेज का वर्ड नजर आ रहा है आपको? 1930s रॉयल कॉलेज, इसमें कहीं पर रॉयल कॉलेज है? नहीं है। ऊपर देखिएगा, वो टॉप पर रॉयल कॉलेज। बताइए, यहां पर लिखा हुआ है ऑफर हिज डैश एंड लीव। There were calls for his resignation from the Royal College। किस चीज की डिमांड आ रही थी? Moore is urged to offer his dash and leave the Royal College। जवाब दीजिए। Resignation। Resignation। Moore turns to drawing। जरा देखिएगा अगले पैराग्राफ में कहीं पर ड्राइंग का वर्ड नजर आ रहा है? ड्राइंग, 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 ये रहा ड्राइंग, ड्राइंग, ये रहा ड्राइंग। आप जरा बता सकते हैं कि ये ड्राइंग की तरफ क्यों आया? बता सकते हैं? खुद पढ़ के बताइए। मोर टर्न्स टू ड्राइंग, वजह बिकॉज डैश फॉर स्कल्पचर आर नॉट रियली अवेलेबल। बिकॉज डैश फॉर स्कल्पचर आर नॉट रियली अवेलेबल। क्या चीज अवेलेबल नहीं थी? तलाश करें। एक्सलेंट आंसर फायजा। एस लगा हुआ है तो एस लगाइएगा। और देखे, जवाब में एस होगा, उसकी निशानी क्या है? आगे आर लिखा हुआ है। और अगर आप पूछते ना, आप लोग एस लगाने से गलती होगी, मार्क्स कटेंगे, यहाँ पर 0 मिलेगा। अगर आपने मटेरियल लिख दिया, क्योंकि आगे आर लगा हुआ है, तो मटेरियल्स लिखना है आपको। आ गई बात समझ? मटेरियल्स। आगे चलिए। वाइल विजिटिंग इज होम टाउन, मोर डज ड्रॉइंग ऑफ। जरा देखिएगा, ये फ्रेज कहीं से मैच हो रहा है। प्रेपोजिशन दिस दोस्ती, प्रेपोजिशन से दोस्ती बहुत सस्ती है बाबू। ड्राइंग्स ऑफ, एक्सलेंट दुआ। आप ऑफ को आगे आंखें खोले और बस ऑफ को ढूंढते ढूंढते जाए, पेंसिल रखे और स्क्रीन पर, और अपनी ऑफ 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 ऑफ, ये चीज। चीते हो गए तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में। अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें कहां से मिल गया ये भाई? कहाँ लिखा हुआ है ये? अच्छा, यहाँ पे देखो, ये भी लिखा हुआ, वाइल विजिटिंग इज होम टाउन। ठीक है, और फिर कहते हैं मोर डज सम इन, he returned to he returned to Castleford to make a series of sketches of the miner who work there। Drawing of miners। ठीक है ना? वहां लिखा हुआ है न्यूमरस। देखें, he did numerous। यहाँ लिखा हुआ है a series of। तो आप बताइए, न्यूमरस थी या, और सब में डिफरेंस है ना बेटा? हाँ सर, सही कह रहे हैं रिमशा। सम ड्राइंग्स नॉट न्यूमरस। अगर लिखा होता मैनी ड्राइंग्स ऑफ, तो फिर आपका मैं जवाब मान लेता लंडर्स। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सम। आगे चलिए, अब क्या है देखिएगा। मोर इज एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ स्कल्पचर ऑफ अ डैश। इसको नौकरी मिल गई, और नौकरी में इसको क्या क्या मिला? देखिएगा, इन 1944 a town London offered more a commission। offered का मतलब देखिए, नौकरी मिल गई। offered more a commission for sculpturing depicting a family। तो देखिए, वहां पे लिखा है स्कल्पचर ऑफ आ
वहां पे भी लिखा हुआ है डिपिक्टिंग आ फैमिली। ठीक है। डैश स्टार्ट टू बाय मोर्स वर्क। बाय का दूसरा वर्ड लेकर आओ। बाय का दूसरा वर्ड लेकर आओ। परचेज। देखो कहीं पर लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर देखो मोर्स वर्क लिखा हुआ है। हाँ सर ये लिखा हुआ है मोर्स वर्क। ये रहा मोर्स वर्क। मोर्स वर्क बिकेम अवेलेबल टू कलेक्टर्स। कौन इसका काम खरीदा, किसने शुरू कर दिया? ये चीज कलेक्टर्स। मोर इंक्रीज्ड। अब क्या चीज इंक्रीज हो गई? इंक्रीज डैश मेक्स इट पॉसिबल फॉर हिम टू डू मोर एम्बिशियस स्कल्पचर। इसकी देखिए आगे, देखिए इंक्रीज का वर्ड किससे मैच हो रहा है? वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। ना बेटा देखो ना, द बूस्ट टू हिज इनकम। ना बेटा, बूस्ट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। बूस्ट का मतलब इंक्रीज होता है। क्या चीज इंक्रीज हुई है? इनकम। मुबारक हो। आइए, 5 मिनट में निपटा दिया आपने ये। अब वापस चलिए, अब आपको नीचे ये 5 मिनट में निपटाना। पहला क्या लिखा है? ऑन लीविंग मोर डिड व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू। वो किया जो इनके पिताजी कर चाहते थे कि ये करे। क्या ऐसा ही है? अब पहले इनके पिताजी को ढूंढते हैं। पिताजी कहाँ है आप? पिताजी देखो, मैं उड़ता हुआ कहाँ गया? पिताजी में जा रहा हूँ। More hoped to become a sculptor, but instead he complied with his father's wish to train as a school teacher. On leaving school, Bo did what his father wanted him to do. True or false? True or false? Astaghfirullah. दोबारा पढ़िएगा। But instead he complied with his father wish. उसने वही किया जो उसके पिताजी ने कहा। That he trained as a school teacher. बेटा तुम टीचर बनोगे। ओके पिताजी, जैसा आप बोले। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, उसके बाद मूर बिगेन स्टडिंग स्कल्पचर इन फर्स्ट टर्म। पहले ही टर्म के अंदर, पहले ही सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट टर्म के अंदर इसने क्या पढ़ना शुरू कर दिया? स्कल्पचर। आइए, फर्स्ट टर्म कहाँ गया? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। आफ्टर द वॉर he studied for 2 years. In his first year he spent most of his time is drawing. Although he wanted to study sculpture, वो चाहता था पढ़ना स्कल्पचर, लेकिन टीचर ही नहीं था भाई। वो तो कह रहे हैं भाई पहले ही समय टीचर ही नहीं था तो पढ़ेगा कहाँ से? एब्सोल्युटली फॉल्स। अच्छा जी। When Moore started, its reputation for teaching was excellent. Moore became aware of ancient sculpture as a result of visiting London museums. दो बातें पढ़ ली मैंने। फिर वो कहता है ही वॉज अवॉर्डेड स्कॉलरशिप और वो लंदन चला गया। इन सितंबर 1921 ही मूव टू लंदन और वहां पर 3 साल उसने गुजारे। अलॉन्ग साइड द इंस्ट्रक्शन ही रिसीव्ड इन द रॉयल कॉलेज, Moore visited many of London museums, particularly the British Museum, which had a wide range of collection of ancient sculpture. और यही इसके चक्कर थे। During these visits, he discovered the power and beauty of the ancient Egyptian and African sculpture. As he became increasingly interested in these primitive forms of art, he turned away from European sculpture traditions. बता दीजिए सर, कहीं पर टीचिंग स्कल्पचर वाज एक्सीलेंट का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। सो वो क्या हो गया आपका? नॉट गिवन। म्यूजियम की बात आई है, और जब ये म्यूजियम गया तो वहां जाके अवेयर हुआ ये एंशियंट स्कल्पचर को लेकर। Moore became aware of ancient sculpture as a result of visiting London museums. True or false?
एब्सोल्युटली ट्रू। म्यूजियम जाकर ही इसको सब चीजें पता चली ना। द डैश मेयर स्कल्पचर अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. More thought the mere sculpture was similar in certain respect to the stone sculpture. आइए देखते हैं. After graduating, Moore spent first 6 months traveling in the France. When he visited the Dash Museum in Paris, he was impressed by a cast of Mayan sculpture of the rain spirit. It was a male reclining figure with its knee drawn up together, its head at a right angle to its body. Moore became fascinated with this stone sculpture. Fascinated with this stone sculpture. He thought he had a power and originality that no other stone sculpture possessed. ऐसी कोई बात मिली? पब्लिक इंटरेस्ट नहीं मिली. 5 का हो गया नॉट इवन. ऐसी कोई बात नहीं मिली. मोर थॉट द मेयर स्कल्पचर वाज सिमिलर, जबकि वहां क्या लिखा हुआ है? Moore became fascinated with stone sculpture which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed. वहां लिखा हुआ मेयर स्कल्पचर वाज सिमिलर इन सर्टेन रिस्पेक्ट टू अदर स्टोन. ना 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 भाई ना. इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. The artists who belong to Unit 1 wanted to make modern art and architecture most popular. क्या चाहते थे यूनिट 1 वाले भाई? जरा देखिएगा. ये रहा. He became a member of group of young artists called Unit 1. The aim of the group was to convince English public of the merits of the emerging international movement in modern art and architecture. Modern art and architecture. Unit 1 wanted to make modern art and architecture more popular. यही चाहता था. यही चाहता था. पक्की बात है. It is absolutely true. मुबारक हो. और ठीक 10:01 में आपने निपटा दिया. 9:11 में आपने शुरू किया था और 10 बजे आपने निपटा दिए 3 पैसेजेस को. पैसेज 1 बुक 15 टेस्ट 1 2 3 4 आपका असाइनमेंट है. आप लोग करेंगे. सर 4 में क्या है? आइए देखते हैं 4 में क्या है. 4 में है आपके पास. अरे हलवा हलवा. स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो ताकि तुम्हें पता चले तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिलेंगी. और क्लास मुझे लाजमी बताना. अब 10:15 पे आपकी लिसनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, तो जब तक आप कर सकते हो मुझे बताइएगा. सर हमने 10 मिनट में कर लिया. स्क्रीनशॉट लो. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ओके. उसके बाद दूसरा इसका स्क्रीनशॉट लो. ले लिया. एक और स्क्रीनशॉट लो. ये देखते हैं कितनी देर में करते हो. सी यू इन योर लिसनिंग सेशन. अस्सलाम वालेकुम.